अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की मईशत के अंदर काफ़ी बेहतरी के असरात वाज़े तौर पर नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। मईशत पाकिस्तान कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद लगता है कि अपनी सतह को बहाल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट्स के हवाले से बात करें या करंट अकाउंट के हवाले से बात करें, जो पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में खसारे के तौर पर रिपोर्ट किया गया था, जिसकी वैल्यू तकरीबन 600 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की रिपोर्ट की गई थी। यानी गुज़िश्ता साल जुलाई के अंदर अगर हम देखें तो 613 यानी 613 मिलियन यूएस डॉलर का पाकिस्तान को जुलाई के महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में खसारा देखने में आया था। वहीं पर अभी जो मईशत हमारी पाकिस्तान की ओपन हुई है कोरोना वायरस के बाद, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की जो खसारा जो गुज़िश्ता साल था, इस साल जुलाई के महीने के अंदर यही खसारा सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। तकरीबन ये खसारे की जो वैल्यू गुज़िश्ता साल इतनी काफ़ी बड़े लेवल्स के ऊपर सिर्फ जुलाई के महीने में रिपोर्ट की गई थी, तो इस साल करंट ईयर के अंदर जुलाई में अगर हम देखें तो ये सरप्लस हो गया तकरीबन 424 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो पाकिस्तान की मईशत के अंदर बेहतरी के असरात आते हुए वाज़े तौर पर नुमायाँ हो रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि मईशत पाकिस्तान के अंदर जो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन टारगेट रखा गया था 300 बिलियन रुपीस का, उसमें भी काफ़ी हद तक के हमारे को ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। तो ये जो पाकिस्तान ने 300 बिलियन रुपीस का जो एक लैंडमार्क अचीव किया है, जो टारगेटेड से तकरीबन 13% से 23% से ज़्यादा के करीब रिपोर्ट किया गया है, ये पाकिस्तानी मईशत के अंदर एक इस्तेहकाम की सतह को लाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल्स के ऊपर काफ़ी हाई लेवल्स पे काम हो रहा है, और ये जो ऊपर सतह के ऊपर जो कानून साजी हो रही है, पाकिस्तान की डेवलपमेंटल फेज के अंदर काम किया जा रहा है, या पाकिस्तान की जो तरक्की के लिए पॉलिसी मरतब दी जा रही है, बिलखुसूस FATF के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त कानून साजी कर रहा है, उसमें बड़ी पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना तो कबल अज़ वक्त है कि इसके असरात ग्रास रूट लेवल पर या आम अवामुन नास तक कब तक पहुंचेंगे, मगर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने आप को संभाला लेना शुरू कर दिया है, और जहां पे डेफिसिट्स की फिगर्स आ रही थी, वहां पे कुछ लेवल पे हमारे को सरप्लस देखने में आया है। और एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन है, उसके अंदर भी जुलाई के माह में हमको एक काफ़ी हद तक ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ ऐसे समरात हैं जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद ये कुछ एक अंदिया दे रहे हों कि आने वाले दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छे साबित होंगे। वहीं पे हम देखें कि इमरान खान साहब जहाँ पे डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर अवाम उन्नास को फैसिलिटेट करने का एक अज़्म रखते हैं, गर्चे दुश्वारी ज़रूर है उनकी हुकूमत को कि यहाँ पे इस वक्त कानून साजी हो रही है, एक सिस्टम जो पुराना चलता चला आ रहा है उसको डिजिटलाइज करने के ऊपर बात हो रही है, तो इसके अंदर कुछ रिटेलिएशन का सामना करना पड़ रहा है इदारों की जानिब से, अवाम उन्नास की जानिब से, मगर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक के डेवलपमेंट होती भी जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी क्या ये फैसिलिटेशन इमरान खान साहब दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काबीना, उनकी गवर्नमेंट जो है बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रही है। यही नहीं बल्कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है बड़े एक अज़्म के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इसका अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी ट्वीट के अंदर कहा था कि जुलाई के महीने के अंदर पाकिस्तान को मौसूल होने वाली बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली रेमिटेंसेस की जो हजम है वो हिस्टोरिकल हाई है। यानी 2.7 बिलियन यूएस डॉलर का जो पाकिस्तान ने जुलाई के महीने में जो रेमिटेंस रिसीव की थी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक पोजीशन थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ के साथ बड़े एक सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, उनको कॉपरेशन मूड के अंदर लग रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए वो अपनी किरदार अदा करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में जब बाहर की मईशतों के अंदर एक बहरान की सी कैफियत है, वहीं पर पाकिस्तानी मईशत के अंदर एक हजम का बढ़ना, खासतौर से रेमिटेंसेस का बढ़ना, करंट अकाउंट का सरप्लस में आ जाना, टैक्स कलेक्शन की जो मद में जो टारगेट रखा गया था उससे तकरीबन 23% से ऊपर का टारगेट अचीव कर लेना पहले ही महीने के अंदर, रवा माली साल के अंदर, तो ये कुछ पॉजिटिव नोट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर, इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि शायद आने वाले कुछ महीने के अंदर पाकिस्तान की मईशत कुछ संभाला लेके अपने आप को ग्रोथ की तरफ भी लेके जा सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र यहाँ पे मईशत पाकिस्तान का तरक्की का हजम मनफी भी बताया जा रहा था इस साल, रवां साल, या बहुत ही लो लेवल के ऊपर रखा जा रहा था कि 1% to 1.5% ग्रोथ करेगी पाकिस्तानी मईशत इस साल। यही अब यहाँ पे एक नज़रिया कायम होता जा रहा है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान की ग्रोथ आती है, हमारे रेमिटेंसेस के अंदर, एफबीआर के टैक्स कलेक्शन के अंदर, और बिलखुसूस हमारे ट्रेड डेफिसिट्स के अंदर कमी आती है, करंट अकाउंट डेफिसिट्स में कमी आती है, तो ये हमारी मुल्क के इस काबिल हो सकता है कि शायद हम जो है 3% से अबव ग्रोथ रिपोर्ट कर जाएं। कहीं कहीं तो ये भी कहा जा
آ رہا ہے کہ شاید پاکستان 4.5% سے جی ڈی پی گرو کر جائے پاکستان کی. تو یہ کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے, ابھی یہ مفروضے کے تحت بات کر رہے ہیں, مگر انہی ساری چیزوں کے تحت دیکھا جائے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو بھی سپورٹ دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اسٹاک میں انویسٹ کرنا بہت آسان کرتے جا رہے ہیں. یعنی سی ڈی سی کے تحت جو لنک ہو رہا ہے ہمارا جو روشن پاکستان کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے ان کو بھی اب اسٹاک میں ٹریڈنگ کی فیسلٹی جو ہے وہ میسر ہوگی. اس کے تحت ان کی ساری سیٹلمنٹ, ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ کے وائی سی کو مینٹین کرنا جو ہے وہ سی ڈی سی کی ذمہ داری ہوگی, اور سی ڈی سی کے ساتھ الائنڈ ہو کے بیرون ملک مقیم پاکستانی باہر ملک بیٹھ کے بھی پاکستان کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اندر اپنا ایک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس انویسٹمنٹ کی بیسس پہ ہماری ملک کی معیشت کے اندر جو سب سے بڑا ایک بیرو میٹر جس کو کہا جاتا ہے, بالخصوص یہ اسٹاک مارکیٹ کا بیرو میٹر جو ہے وہ ایک ڈیولپڈ اکانومیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کے پیرامیٹر کی بیسس پہ اکانومک ڈیولپمنٹ رپورٹ کی جاتی ہے. مگر پاکستان ابھی چونکہ ایمرجنگ اکانومیز کے اندر آ رہا ہے, پاکستان کے اندر ایک قانون سازی ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, تو پاکستان بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہمارا بھی یہ بیرو میٹر ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ کے ساتھ منسلک ہو جائے. انہی ساری چیزوں کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تحت پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ کی سرگرمی کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے, اس کو مزید فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا ہے, جس بات کی تصدیق ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا کیبنٹ نے جو ہے وہ اس بات کو منظور کر دیا ہے کہ 7% جو آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے شیئرز ہیں اس کو جو ہے پبلکلی آفرنگ کے تحت 7% شیئرز کو جو ہے وہ ڈائیویسٹ کر دیا جائے گا مارکیٹ کے اندر. اسی کے اوپر اپروول کے ساتھ ساتھ جو ہے گڈو پاور پلانٹ کا بھی 747 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے, ریلیٹڈ پارٹیز سے کہا ہے کہ اس کے ایشوز کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے اور تاکہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کیا جائے. اسی کے ساتھ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یعنی پی پی ایل کے بھی 10% اسٹیک جو کہ گورنمنٹ اس کو ڈائیویسٹ کرنا چاہتی ہے, اس کے اندر بھی گورنمنٹ ایک عزم رکھتی ہے کہ اس کو ڈائیویسٹ کیا جائے پراپر طریقے سے, اور تاکہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو جو ہے وہ بڑھایا فروغ ملے. ساتھ ہی ساتھ بات کریں کہ سروس انٹرنیشنل ہوٹل, جنہ کنونشن سینٹر اور 20% جو اسٹیک ہے پاکری انشورنس کے اندر, ساتھ ساتھ ایچ بی ایف سی اور فرسٹ وومن بینک کو بھی پرائیویٹائزیشن کے زمرے میں لایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں جب آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا تھا کہ پاکستان کا اگر ٹیکسیبل ریونیو لیگنگ کرتا ہے یا پیچھے فال کرتا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ نان ٹیکسیبل ریونیو کے اوپر کام کرے, یعنی وہ ادارے جو پاکستان میں پروفٹ ییلڈ پراپر طور پہ نہیں کر پا رہے یا مینجمنٹ فلو ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے, تو ان کو پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ لایا جائے تاکہ ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ابھی ہو رہی ہیں. اس کا کیا ثمرات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عوام الناس تک کے اس کے ثمرات کیسے پہنچیں گے اور عوام الناس کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. عوام الناس کا جو سب سے بڑا ایک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ان ریٹرن حکومت ہمارے کو کیا دیتی ہے, کیا فیسلٹیز ہم کو ملتی ہیں. یعنی اگر بارش ہو جاتی ہے تو کراچی کے روڈز کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جو شخص آدھے گھنٹے کے اندر اپنا گھر پہنچنا چاہتا ہے تو شاید وہ تقریباً 3-4 گھنٹے اور اسی رش کے اندر یا پانی کے اندر پھنسا رہتا ہے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے, ٹیکس نیٹ کو براڈ کیا جا رہا ہے, تو اس ٹیکس کے پیسے کے تحت جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کیا جائے اور عوام الناس کو کانفیڈنس مل جائے کہ آج نہیں تو کل ان کی یہ ساری مشکلات کو دور کر کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پاکستان کو ایک مثالی حکومت بنائے گی, بالخصوص جس کا نام انہوں نے مدینہ کی ریاست مدینہ کے طور پر انہوں نے آگے لے کے آئے ہیں. تو یہ بتایا جائے عوام الناس کو کہ گورنمنٹ بھی ایک پرعزم دکھ رہی ہے کہ وہ بھی اپنے سارے اداروں کو متحرک کر کے اور یہ تمام فیسلٹی عوام الناس کو دینا چاہتی ہے. اسی کے ساتھ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کو دیکھیں تو کروڈ اور گولڈ جو ہے وہ تقریباً رینج باؤنڈ دکھ رہے ہیں. گولڈ اس وقت کریکشن فیز لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, نیچے ڈیکلائننگ فیز کی طرف جا رہا ہے, بٹ ابھی تھوڑا سا اسٹیبلٹی کے تحت ایک جگہ رکا ہوا ہے $19.24 پہ. اگر ہم بات کرتے ہیں تو کروڈ تقریباً 7 سینٹس نیچے آنے کے بعد $43.27 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً 9 سینٹس نیچے آنے کے بعد $46.20 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ $1 پلس ہونے کے بعد $19.24 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور
तकरीबन $0.17 प्लस होने के बाद $26.45 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे लगता यह है कि ऑयल मार्केट्स के अंदर इस वक्त स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, बल्कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ऑयल मार्केट आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करे। गोल्ड इस वक्त चूंकि इंटरनेशनल मईशत के अंदर जो एक सबसे बड़ा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, जो कि रिजॉल्व हो गई थी, जिसको हम कहते हैं कि अमेरिका और चाइना की जो फेज 1 जो ट्रेड डील थी, इसके ऊपर कहा ही जा रहा है कि अमरीकी सफीर और चाइना के सफीर की फोन के ऊपर बात हुई है और दोनों मुल्क इस बात पे अज़्म रखते हैं कि इस ट्रेड डील को नेक्स्ट फेज में लाने के लिए पहले फेज पे अमल किया जाए, ताकि इस ट्रेड डील के तहत जो है वो ट्रेड्स को फरोग दिया जाए आगे जाके। ये ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल है, वहीं पर दूसरी जानिब इस ट्रेड डील का आगे होना भी या इसको आगे लेके बढ़ना भी एक खुश आइंदा अमल देखा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मईशतों के अंदर मुस्तहकिम की सतह आगे एक्सपेक्ट की जा रही है। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें कि ऑयल के हवाले से जो बड़ी न्यूज़ है कि अमेरिका के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स हैं, उन्होंने अपना कुछ मैक्सिको बेस्ड जो उनके जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उनके जो प्लांट्स लगे हुए हैं या प्रोडक्शन प्लांट्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्शन प्लान को थोड़ा शट डाउन कर दिया है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लॉरा हरिकेन यानी एक तूफान, समुद्री तूफान आ रहा है लॉरा के नाम से, जो हिट कर सकता है बल्कि आज या कल के अंदर अमेरिकन साहिल को, जिसकी वजह से तकरीबन 1.5 मिलियन बैरल पर डे के जो प्रोडक्शन कट हो गई है इस वक्त अमेरिका के अंदर। तो इसकी वजह से ऑयल के अंदर जो एक उभाम था कि ऑयल की आउटपुट का और डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप था, तो वो यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा मिटिगेट होता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद तूफान अगर बहुत ही ज्यादा अगर शिद्दत इख्तियार करता है तो बहुत ही ज्यादा तबाही भी मचा सकता है अमेरिकन स्टेट्स के अंदर जो कि मैक्सिको की तरफ है। तो इन्हीं के पेश नजर अमेरिका के अंदर कुछ रिस्क को या कुछ प्लांट्स को थोड़ा शट डाउन किया गया है, ताकि उसकी प्रोडक्शन को जो एक तो मार्केट के अंदर इस वक्त वहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना बड़ा मुश्किल अमल हो रहा है। तो उसकी वजह से ऑयल इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद अगर ऑयल के अंदर प्रोडक्शन कट हो जाती है इस लेवल के ऊपर, इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, तो ऑयल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट करता है। दूसरी ऑयल के हवाले से अगर बड़ी न्यूज़ है तो API के हवाले से है कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो इस वक्त फोरकास्ट की गई थी ऑयल की इन्वेंट्री, वो 4.3 मिलियन बैरल की थी, तो नेगेटिव में थी, मतलब 4.3 मिलियन नेगेटिव में थी। इस वक्त एक्सपेक्ट ये करते कि डिमांड बढ़ गई होगी। वहीं पे जो हमारे एक्चुअल फिगर्स आई हैं वो तकरीबन -0.45 मिलियन बैरल की आई है। तो ये देखें कि अगर हम देखें तो जुलाई 21 को लास्ट टाइम ये इन्वेंट्री पॉजिटिव में आई थी, जो कि 7.4 मिलियन बैरल की थी। उसके बाद से कंटिन्यूस इन्वेंट्री जो है वो नेगेटिव में ही आती चली जा रही है, और ये लास्ट 3 वीक से जो है अगर हम देखें कि अगर हम 11 अगस्त को देखें तो 4.40 की नेगेटिव इन्वेंट्री आई थी, उसके बाद 18 अगस्त को देखें तो 4.26 की नेगेटिव इन्वेंट्री आई थी, उसके बाद अब 25 अगस्त को देखते हैं तो 4.5 मिलियन बैरल की नेगेटिव इन्वेंट्री आई है। ये इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड स्टेबल होती चली जा रही है ऑयल की, और ऑयल के यहाँ पे जो मईशतें बहाल होना शुरू हुई हैं, तो ऑयल जो है आने वाले दिनों के अंदर मईशतों के अंदर जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन कट इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर चल रही है 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, उसको कम करने का एक सिनेरियो डेवलप हो जाएगा सितंबर के महीने में ओपेक प्लस की जानिब से। तो ये कुछ थी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तरफ तो बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल है, वहीं पर दूसरी जानिब ट्रेड डील के ऊपर भी बात हो रही है, यानी तिजारती जो डील के ऊपर अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बात हुई थी दिसंबर 2019 के अंदर, तो दोनों मुल्क मुत्तफिक थे कि तिजारत को फ़रोग देने के लिए आगे अपना किरदार अदा करेंगे। तो वही चीज़ दोबारा आ गई है कि उसके ऊपर दोनों मुल्क एक बार फिर बैठ गए हैं बात करने के लिए। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आलमी मईशतों के लिए एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा, एक अच्छा सिनेरियो होगा अगर मईशत के अंदर इस्तेहकाम आता है या इत्मीनान की सूरत आती है, इस्तेहकाम की सूरत आती है। फिर गोल्ड जो है यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन फेज मजीद लेगा और शायद 1900 के बेंच मार्क को भी नीचे ब्रेक करके 1870 1880 की तरफ शायद आ जाए, मगर ये तो मार्केट फोर्सेज डिफाइन कर रही होती हैं। हम यहाँ पे तखमीया नहीं कर सकते कि गोल्ड यहाँ से लेना चाहिए या सेल आउट करना चाहिए या यहाँ पे मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये तो इकोनॉमिक सिनेरियो है कि जहाँ से गोल्ड 2080 US डॉलर पर आउंस के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वहाँ से लगभग 150 US डॉलर का करेक्शन ले चुका है। चूंकि मईशतों के अंदर अभी इस वक्त बेहतरी आती हुई दिख रही है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद गोल्ड यहाँ से डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर जाए, वरना टेक्निकल एनालिसिस के तहत गोल्ड यहाँ से 1920 US डॉलर से रिबाउंड होने की भी सलाहियत रख सकता है। तो ये आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मईशत पाकिस्तान
پاکستان کے حوالے سے، جہاں پہ پاکستان کے اندر ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا کیا رخ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.